सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है पैरा प्रोटीन। एक तो है कि आपके पास नॉर्मल जो है ब्लड के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। पैरा प्रोटीन जो होती हैं वो होती हैं एबनॉर्मल प्रोटीन्स। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन बैंड इन द सीरम। सो आपका जो सीरम है उसके अंदर जो है मोनोक्लोनल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज हैं उसका जो है बैंड पाया जाता है। अब मोनोक्लोनल जो है वो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी मोनोक्लोनल का जिक्र आएगा तो उससे मुराद आपके पास है ज्यादातर केसेस में कि नियोप्लास्टिक कंडीशन है कि कैंसरस कंडीशन है। क्योंकि अब किसी भी किस्म का बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन होता है या वैसे भी एंटीबॉडीज जो बन रही होती हैं बॉडी के अंदर, उसमें जो एंटीबॉडीज डिफरेंट क्लासेस हैं, आईजीजी है, आईजीडी है, आईजीई है, आईजीए है, आईजीएम है। जितनी भी एंटीबॉडीज हैं आपके पास वो डिफरेंट जो है बी सेल्स बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बी सेल है वो आगे प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुआ तो प्लाज्मा सेल जो है सिर्फ एक ही जो सेल है वो सारी आगे एंटीबॉडीज बना रहा होता है। इसमें इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास जो है प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब अगर कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया बाइट से है, तो बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस मतलब इसके ऊपर एपिटोप्स होते हैं। एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस के ऊपर जो है एपिटोप्स बने होते हैं। तो डिफरेंट आपके पास डिफरेंट काइंड्स होती हैं, तो आपने हर एपिटोप के खिलाफ जो है आपने उसे टारगेट करना होता है। तो बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती है उनमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो जब कैंसरस कंडीशन होती है उसके अंदर आपको पता है कि एक ही सेल जो है ना वो आगे जो है प्रोलिफरेट करता रहता है। अब इसमें अगर एक भी प्लाज्मा सेल के अंदर मसला आ गया तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि उस प्लाज्मा सेल ने जो एंटीबॉडी बनानी थी उसकी जो मिकदार है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इसमें एक ही क्लोन है मोनोक्लोनल। मोनोक्लोनल का मतलब क्या है? एक चीज का जब आप कहते हैं क्लोन, क्लोन का मतलब होता है कॉपी। कि एक चीज है तो उससे आप उसकी फर्दर कॉपीज बना दें एक जैसी, उससे आप कहते हैं क्लोन का नाम। तो मोनोक्लोनल का मतलब ये है कि एक ही आपके पास अगर सेल है तो उससे जो है सेम टाइप ऑफ सेल आपके पास बनते जा रहे हैं। लाइक आपके पास अगर प्लाज्मा सेल है तो वो फर्दर प्रोलिफरेट होता जा रहा है। उससे अल्टीमेट नतीजा क्या आएगा, जो आगे उसकी एंटीबॉडीज बननी है ना वो भी सेम काइंड की एंटीबॉडीज बनेगी। यानी कि मोनोक्लोनल जो है एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। वैसे जो आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स है वो है पॉलीक्लोनल। और जब ये एक कैंसरस कंडीशन है तो उसके अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके पास होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो नॉर्मली इसे मैं आप बात कर रिपीट करता हूँ, ये वही बातें लिखी हुई हैं। नॉर्मली सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर polyclonal and present the combined output from millions of different plasma cells। अब millions of different plasma cells हैं वो different kinds of antibodies बनाते हैं, तो उससे आप कहते हैं कि आपके पास जो एंटीबॉडीज बन रही है वो पोलीक्लोनल है, सीरम के अंदर पाई जाती है। जबकि जब नियोप्लास्टिक कंडीशन है उसके अंदर जस्ट लाइक मल्टीपल माइलोमा एक एग्जांपल है, तो उसमें अब मोनोक्लोनल बैंड एम प्रोटीन और पैरा प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोटीन रिफ्लेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ए सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। अब एक भी प्लाज्मा सेल के अंदर अगर मसला आया है तो आगे प्रोलिफरेट करता जाएगा, जो आगे प्रोलिफरेट करेगा तो उससे हमारे पास आगे एंटीबॉडीज बनेगी, जो आगे प्रोटीन्स बनेगी वो सेम टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी। यानी कि आपके पास जो है मोनोक्लोनल जो है बैंड पाया जाएगा, उसी का दूसरा नाम है एम प्रोटीन, या फिर आप उसे नाम दे सकते हैं पैरा प्रोटीन का। सो ये मिलती जुलती चीजें हैं आपके पास कि पैरा प्रोटीन क्या है, एम प्रोटीन क्या है, एम स्पाइक क्या है। जब आप टेस्टिंग करते हैं तो मोनोक्लोनल जो चीज है वो आपके पास कैंसरस कंडीशन को यहाँ पे जो है सिग्निफाई कर दिया। जिसमें अगर एज ए प्राइमरी नियोप्लास्टिक डिजीज और सेकेंडरी टू एन अंडरलाइन बिनाइन और नियोप्लास्टिक डिजीज अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम। कि पहली बात तो ये है प्राइमरी यही होता है कि कैंसर कंडीशन है, कोई डिजीज है। अदरवाइज अगर सेकेंडरी का केस हो तो उसमें कोई बिनाइन रीजन भी हो सकती है, या फिर कहीं और इम्यून सिस्टम में मसला आ रहा है, कहीं और पे कैंसरस कंडीशन है, तो उसकी वजह से जो है आपके पास ये जो है मोनोक्लोनल जो चीज एक पाई जा सकती है। सो ये पैरा प्रोटीनीमिया के वाले से जनरल सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए कि पैरा प्रोटीनीमिया होता क्या है, कि आपका जो ब्लड है या स्पेसिफिकली जो सीरम है उसके अंदर जो है एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं, या फिर कह लें कि जो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज हैं वो मौजूद होती हैं, जो कि सिग्निफाई करती हैं आपके पास न्यूप्लास्टिक कंडीशन को मोस्ट इन द मोस्ट केसेस। डिजीज इज एसोसिएटेड विद मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब इस टेबल में उसने क्या चीजें बताई हुई हैं कि कौन सी डिजीजेज हैं जिन्हें हम एसोसिएट करते हैं मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ। ऐसी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कि होंगी मोनोक्लोनल, यानी कि एक ही सेल से जो है वो ओरिजिनेट करेंगी। अब इसमें जो है ना डिफरेंट उसमें नाम लिखे हुए, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है ना वो है मल्टीपल माइलोमा। उसे हम जो है देखेंगे डिटेल में। बाकी हमने चीजें कुछ देखी भी हुई हैं, कुछ आपके लिए नई टर्म्स भी होंगी, तो इनको आप लोगों ने एज सच ही याद करना है। नियोप्लास्टिक में कौन सी चीजें आ जाती हैं? मल्टीपल माइलोमा, सोलिटरी प्लाज्मासाइटोमा,
मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ द अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस MGUS, वाल्टरस्टोन्स मैक्रोग्लोबिनीमिया, नॉन hodgkin लिम्फोमा, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, प्राइमरी एमाइलोइडोसिस, हैवी चेन डिजीज। तो ये जितनी भी कंडीशंस हैं इनके अंदर जो है ये सारी नियोप्लास्टिक कंडीशंस हैं और इन सब के अंदर जो है मोनोक्लोनल जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो पाई जाती है। इसके अलावा बिनाइन कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं, उसमें आपके पास आ जाता है क्रोनिक कोल्ड हिम एग्लूटिनियन डिजीज, इसके अलावा ट्रांजिएंट विद इन्फेक्शंस, HIV इन्फेक्शन एंड गोशियर्स डिजीज। सो ये टेबल है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि कौन कौन सी जो डिजीजेस हैं वो एसोसिएटेड होती हैं मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ। प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म आज के जो टॉपिक है हमारा मेन, कि हमने देखना है कि मल्टीपल माइलोमा क्या है, उसका मैं आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ। अभी हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि इसमें क्या पैरा प्रोटीन क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, पॉलीक्लोनल का मतलब क्या होता है, उसमें कौन से डिजीज इन्वॉल्व हैं। अब हम थोड़ा सा जो है वो उसे नैरो करते हैं चीज़ों को, कि प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि WHO जो है वो प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म को किस तरीके से आगे जो है आगे क्लासिफाई करती है। जस्ट लाइक हमने AML की क्लासिफिकेशन की, हमने CLL की क्लासिफिकेशन की, CML की क्लासिफिकेशन को देखा, ALL की क्लासिफिकेशन को देखा, हम देखा कि माइलोइड लीनियज की किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, लिम्फोइड ओरिजिन की किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। अब जो है हम देखने जा रहे हैं कि प्लाज्मा सेल के जो अगर मसला आता है, प्लाज्मा सेल क्या है, बी सेल से जो है आगे प्लाज्मा सेल बनता है जिसका काम है एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन। सो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के वाले से जो है प्लाज्मा सेल, उसमें जो है कौन से जो है उससे कैंसरस कंडीशन ओरिजिनेट हो सकती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास आ जाएगा मल्टीपल माइलोमा। इसके अलावा मजीद भी चीज़ें हैं, वो हमने डिटेल में स्टडी तो नहीं करनी, लेकिन एट लीस्ट आप लोगों को उन चीज़ों का नाम पता होना चाहिए। लाइक मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस, इसे आप शॉर्ट कहते हैं MGUS। इसके अलावा है प्लाज्मा सेल माइलोमा, उसमें जो है वेरिएंट्स आ जाते हैं आपके पास, एसिम्टोमेटिक स्मोल्डरिंग माइलोमा, नॉन सिक्रीटरी माइलोमा, प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया, प्लाज्मा साइटोमा, solitary plasmacytoma of bone, extra-osseous extramedullary plasmacytoma, immunoglobulin deposition diseases, primary amyloidosis, systemic light and heavy chain deposition diseases, osteosclerotic myeloma। सो ये आपके पास है प्लाज्मा सेल्स नियोप्लाज्म्स। ये हमने सारे नहीं करने, ना ही हमारा जो है वो सिलेबस में शामिल है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपके पास है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मल्टीपल माइलोमा में क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या लैब डायग्नोसिस है। इसके अलावा जो है मोनोक्लोनल गैम्पैथी MGUS का थोड़ा सा जिक्र है बुक के अंदर। और एसिम्टोमेटिक माइलोमा को आप कहते हैं स्मोल्डरिंग माइलोमा। जब आपके पास वो चीज सिम्टोमेटिक हो जाती है तब आप उसे नाम देते हैं मल्टीपल माइलोमा। ये आगे टेबल आएगा तो टेबल के अंदर हम जो है इन तीनों चीजों को देखेंगे। MGUS को लिखा होगा, उसने स्मोल्डरिंग माइलोमा का लिखा होगा और उसने साथ में मल्टीपल माइलोमा के लिखा होगा। ये आगे चीज आती है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। सो मल्टीपल माइलोमा क्या है, हम डेफिनेशंस की देखते हैं सबसे पहले। Multiple myeloma is a neoplastic disease characterized by plasma cell accumulation in the bone marrow, the presence of monoclonal protein in the serum and or urine, and in symptomatic patient-related tissue damage. मल्टीपल माइलोमा हमारे पास एक कैंसरस कंडीशन है, न्यूप्लास्टिक डिजीज है, जिसके अंदर जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर एक्यूमुलेट कर जाते हैं। इसके अलावा जो है आप जब सीरम को देखते हैं या यूरिन को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर जो है मोनोक्लोनल प्रोटीन देखने को मिलती है। और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर रिलेटेड टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है। इसके अलावा उसने पॉइंट लिखा हुआ है कि 98% जो केसेस हैं वो राउंड अबाउट जो है 40 ईयर्स से अबव देखने को मिलते हैं, 40 साल की उम्र के बाद। और उसका जो पीक इंसिडेंस है वो 65 से 70 ईयर्स के दरमियान देखने को मिलता है। और ये डिजीज है ये ब्लैक इंडिविजुअल्स में जो है ज्यादा कॉमन है, अगर हम कंपेयर करें वाइट या फिर एशियन ओरिजिन के पीपल से। सो ये उसकी जो है एज के हवाले से भी आप देख लें कि कौन सी एज ग्रुप में ये मल्टीपल माइलोमा पाया जाता है। पैथोजेनेसिस इसमें जो समझने वाली चीजें नहीं है, पैथोजेनेसिस में सिंपली यही है कि आपके पास म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस के नाम आप लोगों ने देख लेने हैं कि कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस किस सेल में आएंगी, म्यूटेशंस आपके पास आ रही होंगी प्लाज्मा सेल के अंदर। The myeloma cell is a post-germinal central plasma cell that has undergone immunoglobulin class switching and somatic hypermutation and secretes the paraprotein that is present in the serum। जो माइलोमा सेल है वो होता क्या है, वो पोस्ट जर्मिनल सेंटर प्लाज्मा सेल ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो है
म्यूटेशंस आ जाती हैं, लाइक आपके पास जो है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग के हवाले से और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशंस के जो है उसमें म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि ऐसा सेल जो है जिसमें ऐसा प्लाज्मा सेल जिसके अंदर ये सारी म्यूटेशंस आ चुके हैं, जिसे हम माइलोमा सेल का नाम देते हैं, वो फर्दर जब वो प्रोटीन्स बनाता है वो एब नॉर्मल बनाता है, वो नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं बनाता, वो एब नॉर्मल प्रोटीन्स की स्क्रीशन करता है, जिसे आप नाम देते हैं पैरा प्रोटीन। वो जो पैरा प्रोटीन्स है वो आपकी सीरम के अंदर पाई जाती हैं और सीरम के बाद जो है वो आपकी यूरिन में भी आ जाती हैं। The tumor cell typically contains an average of 35 somatic mutations at the time of diagnosis। जो ट्यूमर सेल है उसमें कॉमनली 35 सोमैटिक जो है म्यूटेशंस पाई जाती हैं at the time of diagnosis। Immunoglobulin heavy and light chain genes are clonally rearranged with translocation involving the heavy chain on chromosome number 14q being the most frequent finding। अब इसमें जो है सबसे जो उसने फर्स्ट जिक्र किया है म्यूटेशन के हवाले से, तो उसमें उसने कहा कि जो हैवी और लाइट चेन जीन्स हैं उनमें जो है मसला आ जाता है कि क्रोमोसोम 14q है ना उसके ऊपर वो जीन्स मौजूद होती हैं, उनमें जो है मसला आ जाता है। ये आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट फाइंडिंग है। इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी एंड लाइट चेन जीन्स आर colonially rearranged with translocation involving the heavy chain on the chromosome number 14q। इसमें सिंपली आप जो है क्रोमोसोम का नंबर याद रखें कि क्रोमोसोम नंबर 14q के ऊपर जो है वो म्यूटेशन देखने को मिलती है। इनकी डिटेल में जाने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद करें। यहाँ पर भी कौन सी म्यूटेशन है, आपके पास जो है साइक्लिन्स आ जाते हैं, लाइक साइक्लिन D1, साइक्लिन D2, D3 जीन्स। ये अब जो है ना ये आपने फर्स्ट ईयर में नियोप्लेजिया का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि कौन सी जीन्स होती हैं, ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स होती हैं, प्रोटोन जीन्स होती हैं। तो उनमें जो अगर प्रॉब्लम आती है तो जो है आगे कैंसर कंडीशन जो है आगे जनरेट हो जाती है। यहाँ पर भी उसके नाम है कि साइक्लिन D1, D2, D3 का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, उनमें म्यूटेशन आएंगी तो कैंसर कंडीशन है। इसी तरीके से जो है ये प्राइमरी होता है D1, D2, D3, और सेकेंडरी ट्रांसलोकेशन में आपके पास आ जाती है मिक जीन आ जाती है, पॉइंट म्यूटेशंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इन रास, डिलीशंस आ जाती हैं लाइक TP53 और एपिजेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। सो इन जीन्स में जो है अगर मसला आएगा तो आगे सारी जो है प्रोग्रेशन होगी मल्टीपल माइलोमा की। साइक्लिन D1, D2, D3 जीन्स, मेक point mutations in the, for example, in the DAS, deletions, for example, in the TP53 और epigenetic abnormalities, simply इस तरीके से जो आप याद कर सकते हैं। Analysis of the stored serum samples has shown that almost all cases of myeloma develop from a pre-existing monoclonal gammopathy of undetermined significance। अब जो MGUS है ना ये एक डिफरेंट चीज है और जो मल्टीपल माइलोमा है वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन देखा गया है कि जब MGUS एक पर्सन में हो जाता है तो उसके बाद चांसेस हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मल्टीपल माइलोमा में प्रोग्रेस कर जाएगा। लाइक स्टार्टिंग में अगर वो MGUS है, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस है, वो आगे मे बी स्मोल्डरिंग माइलोमा में चला जाए। स्मोल्डरिंग माइलोमा क्या है, उसमें सिम्टम्स नहीं पाई जाती है, मिलता जुलता वो मल्टीपल माइलोमा की तरह है, लेकिन उसमें जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है। अब वो एसिम्टोमेटिक कंडीशंस है ना बच्चों वो आगे चली जाती हैं सिम्टोमेटिक कंडीशन में। सिम्टोमेटिक आपके पास जब आ जाती है, जब सिम्टम्स आ जाती हैं तो वो आपके पास बन जाता है मल्टीपल माइलोमा। सो ये आप लोगों के पास है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में आप लोगों ने म्यूटेशंस का देख लेना है, क्रोमोसोम 14q है, इसके अलावा जो बाकी म्यूटेशंस हैं इनके आप लोगों ने अच्छे तरीके से नाम याद कर लेने हैं। थोड़ा सा लेंथी है मल्टीपल माइलोमा, इसमें आगे हमारी काफी चीजें रहती हैं डायग्नोसिस में, लेकिन बातें जो है ना वो रिपीट हो रही हैं इसमें। जो मैंने आपको एक बेसिक शुरू में बता दिया है ना कि प्लाज्मा सेल का मसला है, एंटीबॉडीज का मसला है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं, अब वही चीजें वो बार बार बताएगा। डायग्नोसिस में भी यही बताएगा कि सीरम के अंदर पाई जा रही है, यूरिन के अंदर पाई जा रही है, बोन मैरो के अंदर जो है क्लोनल प्लाज्मा सेल्स हैं, इसके अलावा जो है ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीजें वही बता रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि डायग्नोसिस में क्या चीज है। सिम्टोमेटिक माइलोमा इज डायग्नोस्ड इफ देयर इज, अब तीन चीजें उसने लिखी है कि डायग्नोसिस के लिए आपके तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं सिम्टोमेटिक माइलोमा के लिए। फर्स्ट उसने लिखा है मोनोक्लोनल प्रोटीन इन सीरम एंड और यूरिन। सीरम के अंदर या फिर यूरिन के अंदर मोनोक्लोनल प्रोटीन जो है उसका होना जरूरी है। फर्स्ट ये आपके पास चीज आ जाती है। सेकंड नंबर पे आपके पास है इंक्रीज्ड क्लोनल प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो। सो बोन मैरो के अंदर जो है
प्लाज्मा सेल्स की जो है एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी, उनका जो नंबर है वो राइज कर जाएगा। थर्ड पे आए तो थर्ड में है सिम्टम्स, जो उसके पास है ऑर्गन का आगे जो है डिसफंक्शन होगा, प्रॉब्लम जो आएगी ऑर्गन या टिश्यू के लेवल पर। अब जो पॉइंट 3 है ना, इसे समझना बहुत आसान है। इसमें निमोनिक उसने दिया हुआ है, एक्रोनिम दिया हुआ है क्रैब का, CRAB। क्रैब को याद रखें तो आपको आगे उसका आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी जो है ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट है। C स्टैंड्स फॉर हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि सी से कैल्शियम बन जाएगा, सो हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल जो है वो राइज कर जाता है। आर, आर से मुराद है रीनल फेलियर, आर से रीनल फेलियर। ए आ जाएगा, ए से मुराद है अनीमिया। फिर आ जाएगा बी, यानी कि बोन डिजीज। सो चार जो है ना इंपॉर्टेंट है ऑर्गन और टिश्यू की इंपेयरमेंट, वो है क्रैब। सी फॉर हाइपर कैल्सीमिया, आर फॉर रीनल इंपेयरमेंट, ए फॉर अनीमिया, बी फॉर बोन डिजीज। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ये यानी कि मसला जो है एक प्लाज्मा सेल में आ रहा है, लेकिन आप उसके जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो बहुत जो है ना सिस्टेमिक लेवल पे आप समझने के हैं कि बहुत से ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, आपकी बोन्स को भी इफेक्ट कर रहा है। आपके पास जो है आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो वहां पर भी इसका जो है ECF है, वहां पर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। लाइक आपको जो पास अमाइलोइड होता है उसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, माइलोडोसिस देखने को मिलता है। जो किडनीज है उनमें मसला आ रहा है, सो काफी ऑर्गन्स में जो है मसला आता है। अमाइलोइड, हाइपर विस्कोसिटी, रिकरेंट इन्फेक्शन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, ये मैं आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ कि क्या चीजें बताना चाह रहा है। इस डायग्राम पे आए तो इसमें बताया हुआ उसने कि माइलोमा सेल्स जब बन जाते हैं तो आगे वो किस तरीके से जो है क्लिनिकल फीचर्स को शो करते हैं। द पैथोजेनेसिस ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा में किस तरीके से पैथोजेनेसिस होगी और वो आगे क्लिनिकल फीचर्स को लीड करेगी। तो यहाँ पे हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। माइलोमा सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स के जो है जब बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेशन की वजह से क्या चीजें देखने को मिलेगी, अनीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है बोन डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो है न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलेगा जब बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। माइलोमा सेल्स जब बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो आपके पास न्यूट्रोपीनिया, बोन डिस्ट्रक्शन, अनीमिया वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइलोमा सेल्स हैं वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, वो होती हैं एबनॉर्मल। वो आपके पास एबनॉर्मल होती है एंटीबॉडीज, तो अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। जब एंटीबॉडीज अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो इन्फेक्शंस जो है वो काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। सो इसमें जो है इन्फेक्शंस जो है वो कॉमन हो जाएंगे, इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। आगे उसने शो किया कि उससे आगे अल्टीमेटली रीनल फेलियर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में वो भी राइज मिलता है, वो भी आगे जो है रीनल फेलियर में वजह बनता है। ये चीज हो गई है। इसके अलावा माइलोमा सेल्स क्या करेंगे, माइलोमा सेल्स जो है वो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स बनाते हैं। मोनोक्लोनल प्रोटीन्स आगे उनका क्या इफेक्ट होता है, मोनोक्लोनल प्रोटीन्स की वजह से न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। मोनोक्लोनल प्रोटीन्स की वजह से कोएगुलेशन में डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमाइलोइडोसिस हो जाता है, हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है, यानी कि आपकी जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, हाइपर विस्कोसिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जब ये प्रोटीन्स जाती हैं किडनीज के अंदर तो किडनीज में जाके जो है ये रीनल फेलियर काज करती है। सो ये सारी इसकी जो है ना उसने पैथोजेनेसिस को क्लिनिकल फीचर्स के साथ उसने लिंक किया हुआ है कि कौन से क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और उसके पीछे वजह क्या होती है कि मोनोक्लोनल प्रोटीन की वजह से क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जब एंटीबॉडीज जो है कम होती हैं तब क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जब बोन मैरो की इन्फिल्ट्रेशन होती है तो तब क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस डायग्राम की मदद से आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो क्लिनिकल फीचर में जो है उसने लिखा हुआ है बोन पेन, कि बोन पेन देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर उसने लिखा हुआ है जी एनीमिया के फीचर्स देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर पे है इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे है रीनल फेलियर और हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। अनीमिया के सिम्टम्स आपको पता है, इन्फेक्शंस की कॉमन है, वो आपको आइडिया हो गया है कि एंटीबॉडीज जो है वो कम बन रही है, और एंटीबॉडीज का जो है इम्यूनिटी में रोल होता है, तो इन्फेक्शंस जो है एंटीबॉडीज के कम होने से इन्फेक्शन जो है कॉमन हो जाती हैं। फोर्थ नंबर पर रीनल फेलियर लिखा हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है। तो उनकी जो आगे सिम्टम्स हैं
लाइक जब रीनल फेलियर होगा तो क्या होगा, पॉलीडिप्सिया यानी कि आपको जो है बार बार जो है प्यास लगेगी, पॉलीयूरिया यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, मेंटल डिस्टर्बेंसेस लाइक ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया। जब कैल्शियम का लेवल हाई हो गया है तो आपका जो है सीएनएस जो सिम्टम्स है वो भी आगे इफेक्ट होगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलेगी। सो ये क्लिनिकल फीचर 4 आपके पास। फिफ्थ नंबर पे है एबनॉर्मल ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो माइलोमा प्रोटीन्स होती हैं वो प्लेटलेट्स के साथ और कोagulation फैक्टर्स के साथ जो है वो उनका इंटरेक्शन होता है, इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, अमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा। अमाइलोइड एक नॉर्मल अमाउंट में मौजूद होता है, लेकिन जब उसकी जो है डेपोजिशन हो जाती है काफी ज्यादा, उसे आप नाम देते हैं अमाइलोइडोसिस का। सो अमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा कि मोनोक्लोनल प्रोटीन्स की मौजूदगी की वजह से जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, तो हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम का उसे आप नाम देते हैं। जब हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम हो जाएगा तो उसमें जो है जब विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी ब्लड की तो उसके आगे इफेक्ट होंगे। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, परप्यूरा, हेमरेजेस होंगे, विजुअल फेलियर होगा, सीएनएस की सिम्टम्स आएगी, न्यूरोपैथीज आएंगी और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी जो है मल्टीपल माइलोमा के वाले से एक चीज है जिसे आपने याद करना है। इस टेबल की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि इस टेबल में जो है आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने MGUS का लिखा हुआ है, फिर उसने स्मोल्डरिंग माइलोमा का लिखा है, और लास्टली उसने जो है सिम्टोमेटिक माइलोमा, जिसकी हमने मेजर डिस्कशन करनी है और कर रही है, सिम्टोमेटिक माइलोमा की। तो वो उसमें जो है उसने चीजें बताई हैं, या आप लोग देख लीजिएगा कि मेडोप्लाज्मा सेल्स की परसेंटेज कितनी है, पैराप्रोटीन्स की परसेंटेज कितनी है, आप लोगों को खुद ही याद करनी है। ग्लोबुलिन से आपने देख लेनी है, रेशियो देख लेनी है। क्लिनिकल फीचर जो है जरा देख ले कि MGUS में क्लिनिकल फीचर्स नन, स्मोल्डरिंग माइलोमा में क्लिनिकल फीचर्स नन, सिम्टोमेटिक माइलोमा में क्लिनिकल फीचर्स यस। कौन से क्लिनिकल फीचर मोस्ट कॉमन, क्रैब, C फॉर हाइपरकैल्सीमिया, R फॉर रीनल फेलियर, A फॉर अनीमिया, B फॉर बोन लीजन्स। सो ये क्लिनिकल फीचर्स जो है सिम्टोमेटिक माइलोमा के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में जो है क्या चीजें हैं, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में यही है कि आप पैरा प्रोटीन को आइडेंटिफाई करें, सीरम और जो यूरिन है उसके आप जो है इम्यूनोग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इम्यूनो जो ग्लोबुलिन है वो ज्यादा पाई जा रही है। लाइक मोस्टली केसेस में जो है IgG होती है, इसके अलावा IgA भी हो सकती है, और आपके पास जो है लाइट चेन सिर्फ मौजूद भी हो सकती है, या फिर लेस देन 1% जो है IgD भी हो सकती है, IgE भी हो सकती है, मतलब कोई भी प्रोटीन है उसका लेवल हाई हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन है वो आप लोगों ने देख लेना कि मोस्ट केसेस में IgG जो है वो एज ए पैरा प्रोटीन जो है पाई जाती है, उसका जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा एलिवेटेड सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन फ्री लाइट चेन्स, जो लाइट चेन्स है ना वो जो है उनका जो लेवल है वो रेज कर जाता है। अब एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज जो है उसमें लाइट चेन्स भी होती हैं, उसमें हैवी चेन्स भी होती हैं। तो ये वो यही चीज बता रहा है कि लाइट चेन्स जो है ना उनका सीरम के अंदर जो लेवल है वो एलिवेट कर जाता है। लाइट चेन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। इसमें अब जो है टू टर्म्स हैं जो आप लोगों ने समझनी है। फर्स्ट आपके पास है इम्यूनोपेरिसिस, और सेकंड आपके पास है बेंस जोन्स प्रोटीन्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोपेरिसिस आप किसे कहते हैं। इम्यूनोपेरिसिस सिंपली आपके पास ये है कि जब सीरम के अंदर एंटीबॉडीज जो है या जो आप नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, उससे आप नाम देते हैं इम्यूनोपेरिसिस का। सो इम्यूनोपेरिसिस का मतलब है एंटीबॉडीज का डिक्रीज्ड लेवल। The urine contains free light chains। अच्छा, बेस्ट जोन्स प्रोटीन्स का देख लें कि बेस्ट जोन्स प्रोटीन्स क्या होती हैं। अब जो 2/3 केसेस है ना मल्टीपल माइलोमा के, उसके अंदर जो है बेस्ट जोन्स प्रोटीन्स पाई जाती हैं, यूरिन के अंदर होती हैं। ये यूरिन का आप एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन के एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि बेस्ट जोन्स प्रोटीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मौजूद है कि नहीं मौजूद। वो होती क्या है बेस्ट जोन्स प्रोटीन्स, उसमें आपके पास है कि फ्री लाइट चेन्स है, आपके पास सोडियम में जो है एबनॉर्मल प्रोटीन्स ही हैं, वो आपके यूरिन में आ सकती हैं, फ्री लाइट चेन्स भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो है बेस्ट जो प्रोटीन्स हैं वो आपके पास डायग्नोसिस में जो है हेल्प आउट करती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है इम्यूनोपेरिसिस, यानी कि एंटीबॉडीज जो है उनका लेवल कम। दूसरा ये है कि यूरिन के अंदर जो है लाइट चेन्स और जो है बेस्ट जो प्रोटीन्स वो मौजूद होती हैं इन 2/3 ऑफ केसेस। इसके अलावा वो नोट ये बता रहा है
कि रेयर केसेस होते हैं मल्टीपल माइलोमा के जो कि होते हैं नॉन सिक्रीटरी से मुराद ये है कि जिसके अंदर जो आपके पास पैरा प्रोटीन्स हैं या बेस्ट प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। जो कॉमन चीज है वो आप लोगों ने पहले याद करनी है। मोस्ट कॉमन आपके पास है सिक्रिएटरी केसेस जिसके अंदर पैरा प्रोटीन्स जो लाइक आपके पास बेस्ट प्रोटीन्स फ्री लाइट चेन्स जो है वो यूरिन के अंदर मौजूद होंगी मोस्ट कॉमनली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन रेयर केसेस आपके पास नॉन सिक्रिएटरी भी होती हैं जिसके अंदर जो है बेस्ट प्रोटीन्स या जो पैरा प्रोटीन्स है वो मौजूद नहीं होती। इसके अलावा जो है डायग्नोसिस में आप देखें तो अनीमिया है, अनीमिया नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक मैक्रोसिटिक भी हो सकता है। रोलेक्स फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर रोलेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है। न्यूट्रोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। ईएसआर जो है वो हाई होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि रोलेक्स फॉर्मेशन इन मल्टीपल माइलोमा पाई जाती है। ईएसआर जो है वो मल्टीपल माइलोमा में रेज्ड होता है। इसके अलावा जो है प्लाज्मा सेल्स जो है बोन मैरो के अंदर मौजूद होंगे, ज्यादातर जो है ग्रेटर देन 20% जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा इम्यूनोफिनोटाइपिंग जब हम करते हैं तो इम्यूनोफिनोटाइपिंग में हमारे पास CD38 पॉजिटिव, CD138 पॉजिटिव एंड CD45 लो कि जो CD38 हाई, CD138 हाई पाया जाएगा और CD45 लो पाया जाएगा। जबकि जो एंटी CD138 है इज यूज टू मेजर द नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन मैरो बायोप्सी कि जब आप मैरो की बायोप्सी करते हैं तो उनके अंदर जब प्लाज्मा सेल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ एंटी CD138 आप प्लाज्मा सेल्स का जो नंबर है उसे मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जो मल्टीपल माइलोमा के सेल्स होते हैं, माइलोमा सेल्स होते हैं वो CD138 पॉजिटिव होते हैं। सो इसीलिए आप जब एंटी CD138 डालेंगे तो जो है आप लोगों को वो आपस में ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप इजिली जो है नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्केलेटन उसमें मैंने आपको बता दिया है कि उसमें जो है लिटिक लीजन्स देखने को मिलेगी, यहाँ के बोन्स की ब्रेकेज देखने को मिलेगी। ये जो बोन्स है वो इजिली ब्रेक हो जाती हैं और जब आप उसका एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के अंदर आपको जो है वो लीजन्स देखने को मिलती हैं। कैल्शियम का लेवल रेज्ड है, हाइपरकैल्सीमिया हमने देखा है। सीरम क्रिएटिनिन है वो भी रेज्ड है क्योंकि जो किडनी है उसका फेलियर हो चुका है तो किडनीज का जो फंक्शन होता है उसमें क्रिएटिनिन का जो होता है उसमें सारा देखना होता है कि क्रिएटिनिन कितना जो है वो रिलीज होना है। तो उसमें जो है आपका सीरम का है ना उसके अंदर जो क्रिएटिनिन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो है लो सीरम एल्ब्यूमिन, जब लीवर में मसला आ जाएगा तो आपके पास जो है सीरम एल्ब्यूमिन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा रीनल फेलियर है तो उसके वजह से भी जो है सीरम एल्ब्यूमिन कम हो सकती है। और लास्टली आपके पास है सीरम के पास बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इज ऑफन रेज्ड एंड इज ए यूजफुल इंडिकेटर ऑफ प्रोग्नोसिस।